नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बिल्डिंग से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करना एक इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का टास्क होता है, क्योंकि इसमें सही सावधानियों के साथ एक सही प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सही सावधानियों का पालन करने से बिल्डिंग का लाइफ स्पैन बना रहता है। लेकिन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद उसके मेंटेनेंस में अगर लापरवाही बरती जाए तो इससे भविष्य में बिल्डिंग के ढह जाने का भी खतरा हो सकता है, जिससे भारी मात्रा में जीवित नुकसान हो सकता है। तो आज हम बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि बिल्डिंग के दीवारों पर तथा रूफ पर दरारें आने की वजह, इन पर उपाय, वाटरप्रूफिंग, फाउंडेशन सेटलमेंट और बिल्डिंग का डिमोलिशन इत्यादि। तो चलिए देखते हैं। मगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले तथा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम दरारों के बारे में यानी क्रैक्स के बारे में बात करते हैं। कई बार आपने दीवारों पर, कॉलम के पास या फिर छत पर ऐसी दरारें जरूर देखी होगी, लेकिन यह दरारें क्यों आती है, इसके पीछे की वजह है क्या आप जानते हैं? दरअसल बिल्डिंग में दरारें आने की 6 वजह होती है। इनमें से किसी भी एक वजह से दीवार पे दरार आ सकती है। दीवार में दरार आने की पहली वजह होती है जमीन में होने वाली हरकतें, जैसे कि भूकंप और भूस्खलन। कई बार जमीन में महसूस ना होने वाली भी हरकतें हो जाती हैं, जिनके वजह से भी बिल्डिंग में दरारें आती हैं। बिल्डिंग में दरार आने की दूसरी वजह होती है टेम्परेचर में बदलाव। टेम्परेचर के घटने से या फिर बढ़ने से बिल्डिंग कंपोनेंट के कुछ मटेरियल्स का आकार घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। इसका सीधा इफेक्ट ऐसे दीवारों पर या रूफ पर पड़ता है जिनका संपर्क धूप से हो। बिल्डिंग में दरार आने की तीसरी वजह होती है मॉइस्चर। जैसा कि आपको पता होगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली मटेरियल्स जैसे ब्रिक्स, कंक्रीट, टिम्बर पोरस होते हैं। इस वजह से इसमें कई बार पानी घुस जाता है, तो पानी घुसने की वजह से इनमें कभी कभी दरार आ जाती है। बिल्डिंग में दरार आने की एक और वजह होती है केमिकल रिएक्शन। इसमें अगर कंक्रीट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाए तो इस वजह से दीवारों में दरार आ सकती है। अगर बिल्डिंग के पास कोई विशालकाय वृक्ष हो या फिर बिल्डिंग के दीवारों में किसी प्रकार का वृक्ष तैयार हो गया हो तो इसके रूट्स के वजह से भी कई बार दीवारों में दरार आती है। अगर आरसीसी बीम पर या फिर कॉलम पर जरूरत से ज्यादा लोड आ जाए तो इसका सीधा परिणाम दीवारों पर होकर उस पर दरारें आ सकती है। तो ये थी दीवार में दरार आने की कुछ वजह है। दीवार में कई बार अलग अलग प्रकार के दरारें आती हैं। इन्हें हम 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वर्टिकल क्रैक्स, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, तीसरा होता है डायगोनल क्रैक्स, चौथा होता है टीथ क्रैक्स, पांचवा जिसे हम रैंडम क्रैक्स या इर्रेगुलर क्रैक्स भी कहते हैं। क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वह किस जगह पे आई है। जनरली क्रैक्स 3 जगहों पर आती है, या तो मैसोनरी स्ट्रक्चर पर, रूफ पर या फिर पिलर पर। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इनका प्रकार क्या है। क्या एक क्रैक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है या फिर रैंडम है, इनकी लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है इत्यादि। कई बार क्रैक्स को टेल्टलस नामक डिवाइस से डिटेक्ट किया जाता है। क्रैक्स की गहराई जानने के लिए हम स्टील की तार का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर क्रैक्स का आकार छोटा हो तो उन्हें ब्रश और सीमेंट पेस्ट के साथ रिपेयर किया जा सकता है। अगर 10 mm से ज्यादा गहराई वाली क्रैक हो तो उसे हम 1/2 के प्रमाण वाले सीमेंट मोटर के जरिए ठीक कर सकते हैं। कई बार बिल्डिंग में क्रैक्स हटाने के लिए गनिटिंग और ग्राउटिंग प्रोसेस की जाती है। गनिटिंग में सीमेंट गन के जरिए क्रैक्स को ठीक किया जाता है और ग्राउटिंग में सीमेंट ग्राउट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि क्रैक्स के साथ वाटरप्रूफिंग भी हो जाती है और इससे बिल्डिंग की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आजकल क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए एपॉक्सी और ग्राफ्टिंग जैसे मटेरियल्स का प्रचलन भी काफी बढ़ चुका है। एपॉक्सी एक अच्छा मटेरियल है जो जल्दी से चिपक जाता है और यह आग और केमिकल का भी अवरोधन करता है। तो इन मटेरियल्स के जरिए भी आप क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं। अब हम वाटरप्रूफिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। कई बार बारिश के मौसम में बिल्डिंग छत से पानी टपकने की समस्या निर्माण होती है। इससे बिल्डिंग के एंटायर कंपोनेंट्स का मॉइस्चर के साथ संपर्क आता है। तो वाटरप्रूफिंग को हम 4 तरीकों से ठीक कर सकते हैं: फिनिशिंग से, फ्लोरिंग से, असफाल्ट या ताड़पत्री से या फिर वाटरप्रूफिंग मटेरियल की मदद से। सभी मेथड्स हम आरसीसी बिल्डिंग के वाटरप्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब कई बार सैनिटरी ब्लॉक्स में यानी बाथरूम में जो सैनिटरी ब्लॉक्स होते हैं उनसे भी कई बार पानी लीक होता है।
तो इसकी वाटरप्रूफिंग हम 3 टाइप से करते हैं। एक होता है कन्वेंशनल सिस्टम, एक होता है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग सिस्टम और तीसरा होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल सिस्टम में हम वाटरप्रूफिंग बिटुमन, सिलिकेट, पीवीसी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। वही इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग सिस्टम में हम 2 टाइप्स का अवलंब करते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक सिस्टम और एक होता है हाइड्रोफिलिक सिस्टम। हाइड्रोफिलिक सिस्टम में हम कई सारे ब्रांड्स क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वही हाइड्रोफोबिक सिस्टम में हम फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में अब कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से भी आप सैनिटरी ब्लॉक्स में वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, जिससे रिडेक्स एपी, रिडेक्स वेदर सेफ, रिडेक्स WR इत्यादि कुछ मटेरियल्स है जिनकी मदद से वाटरप्रूफिंग किया जाता है। बिल्डिंग मेंटेनेंस में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फाउंडेशन सेटलमेंट। तो फाउंडेशन सेटलमेंट क्या होता है? तो सेटलमेंट एक वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जिसकी वजह से सॉइल अपनी ओरिजिनल डेप्थ और मास खोने लगता है। तो इसे ही हम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन भी कहते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन होता है इलास्टिक कंप्रेशन, दूसरा होता है लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तीसरा होता है सॉइल कॉम्पैक्शन ड्यू टू शॉक्स एंड वाइब्रेशन, चौथा लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, पांचवा होता है एक्सकेवेशन एंड पाइल ड्राइविंग इन नेबरिंग कंस्ट्रक्शन और छठवा होता है एक्सेसिव एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेलिंग सॉइल्स एक्सेट्रा। तो ये जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये दोनों टाइप से सेटलमेंट के। अब हम बिल्डिंग के डिमोलिशन के बारे में बात करते हैं। डिमोलिशन यानी किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से हटा देना, इसे ही हम डिमोलिशन कहते हैं। तो डिमोलिशन क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या होता है? जब भी कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी पुरानी हो और वो कोई भी लोड कैरी ना कर पाए, उसमें क्षमता ही ना रहे, तो ऐसे वक्त उस बिल्डिंग को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है, कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई जीवित नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसे एक बड़े स्किलफुल मैनर से रिमूव कर देना, इसी ही हम डिमोलिशन कहते हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का लाइफ स्पैन पूरा हो तो ही डिमोलिशन किया जाता है, इसके पीछे कोई और वजह भी होते हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर सोल्ड हो जाए, बिल्डिंग का कोई पार्ट अगर बहुत कमज़ोर हो जाए और कोई इंटरनल अल्टरनेशन आ जाए, तो ऐसे में बिल्डिंग का डिमोलिशन किया जाता है। तो बिल्डिंग के डिमोलिशन के 3 टाइप्स होते हैं मेनली। पहला टाइप होता है हैंड डिमोलिशन, दूसरा होता है मशीन डिमोलिशन और तीसरा होता है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग डिमोलिशन। हैंड डिमोलिशन में क्या किया जाता है कि इस मेथड में बिल्डिंग को ऑपरेटिव वे से और हैंडहोल्ड टूल से निकाल दिया जाता है। मेथड होती है मशीन डिमोलिशन। इसमें हम 3 टाइप्स के मशीन की मदद से डिमोलिशन करते हैं। पहली मशीन होती है पुशर आर्म डिमोलिशन, दूसरी होती है डेलिब्रेट कोलैप्स, तीसरी होती है डिमोलिशन बॉल। ये तीनों भी मशीन आप इस इमेज में देख सकते हो। इन मशीन्स के जरिए हम किसी भी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। तो और तीसरा होता है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग डिमोलिशन। इसमें क्या किया जाता है, मेनली एक्सप्लोजन किए जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो होती है फ्री फॉल होती है। तो ये थे कुछ मेथड जिनके जरिए हम डिमोलिशन कर सकते हैं, लेकिन डिमोलिशन के वक्त हमें कुछ सावधानियों का भी पालन करना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पहली सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए कि हमें लोकल अथॉरिटी से, यानी कि अगर आप बड़े शहर में रह सकते हो तो वहाँ के प्रशासन को, नगर पालिका को सूचना देना है कि आप इस टाइप का डिमोलिशन कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग गिरा रहे हो, तो आपको इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरा ये कि बिल्डिंग में अगर कोई सेलेबल आइटम्स हो, जैसे विंडो हुआ, डोर हुआ, कोई फ्रेमवर्क हुआ, तो उसे आपको पहले से निकाल देना है ताकि डिमोलिशन के बाद भी ये आपके इस्तेमाल में आ सके। तीसरा ये होता है कि एडुक्वेट इंश्योरेंस शुड बी टेकन आउट टू कवर ऑल क्लेम्स फ्रॉम वर्कमैन। ऐसे कई सारे और भी सावधानियां हैं जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इन सावधानियों का अगर आप पालन करें तो ये आपके लिए निश्चित फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और जानकारी वाले तथा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।